आज के सेशन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम बीते दिन के अभ्यास प्रश्न से। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आईओएए की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। दूसरा, वर्ष 2025 में 18वें संस्करण की मेजबानी भारत में होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र द्वारा की गई थी। तीसरा, ईरान शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा, जिसके सभी प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीते। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है डी, यानी कि 1, 2 और 3। आईओएए की स्थापना वर्ष 2007 में हाई स्कूल के छात्रों के बीच खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में वैश्विक रुचि को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अतः कथन 1 सही है। 18वें आईओएए 2025 का आयोजन होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र द्वारा मुंबई, भारत में किया गया था। अतः कथन 2 सही है। ईरान शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा, जिसकी टीम के सभी 5 सदस्यों ने स्वर्ण पदक जीते। अतः कथन 3 सही है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद दासता को रोकने और व्यक्तियों को जबरन या शोषणकारी श्रम से बचाने से संबंधित हैं? पहला, अनुच्छेद 21, दूसरा अनुच्छेद 23, तीसरा अनुच्छेद 24 और चौथा अनुच्छेद 25। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2, 3 और 4 और डी केवल 1 और 3। इसका सही उत्तर है ए, केवल 1, 2 और 3। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है, जिसमें गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है, जो अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों को शोषणकारी श्रम से बचाता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम को स्पष्ट रूप से निषिद्ध करता है तथा इन प्रथाओं को असंवैधानिक घोषित करता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या खतरनाक कार्यों में कार्य करने से रोकता है, जिससे बच्चों को शोषणकारी श्रम से सुरक्षा मिलती है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है और दासता या जबरन श्रम से संबंधित नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन पीएलआई योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह योजना कंपनियों को भारत में निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए सीधे सब्सिडी प्रदान करती है। दूसरा, इस योजना के तहत प्रोत्साहन निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री से जुड़े होते हैं। तीसरा, भारत में पंजीकृत भारतीय और विदेशी दोनों कंपनियां योजना के तहत पात्र हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है बी, यानी कि केवल 2 और 3। पीएलआई योजना निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए सीधे सब्सिडी नहीं देती। यह एक प्रदर्शन संबद्ध योजना है, जिसमें प्रोत्साहन केवल वृद्धिशील बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद ही दिए जाते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। प्रोत्साहन सामान्यतः 4% से 6% निर्मित वस्तुओं की बेस वर्ष के ऊपर की वृद्धिशील बिक्री पर दिए जाते हैं, जिससे प्रदर्शन उन्मुखिता सुनिश्चित होती है। अतः कथन 2 सही है। भारत में पंजीकृत घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियां योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के अंतर्गत स्वदेशी रूप से विकसित एक बहुस्तरीय नेटवर्क केंद्रित रक्षा प्रणाली है। दूसरा, इसमें त्वरित प्रतिक्रिया सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइलें QRSAM, अति लघु सीमा वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS और लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW सम्मिलित हैं। तीसरा, यह प्रणाली विमान, मानव रहित हवाई वाहन और मिसाइलों का सामना करने में सक्षम है तथा व्यापक बहुस्तरीय रक्षा प्रदान करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है डी, यानी कि 1, 2 और 3।
एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS यह DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक लेयर्ड और नेटवर्क केंद्रित रक्षा प्रणाली है। इसे 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के रूप में घोषित किया गया था। इसका लक्ष्य 2035 तक आयरन डोम जैसी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का विकास करना है। अतः कथन 1 सही है। इसमें QRSAM, VSHORADS और उच्च ऊर्जा लेजरों सहित निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW सम्मिलित किए गए हैं, जो इसे बहुमुखी बनाते हैं। अतः कथन 2 सही है। यह प्रणाली विमान, UAVs और मिसाइलों सहित विभिन्न हवाई खतरों का सामना करने के लिए बनाई गई है, जो व्यापक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन के तहत गैर प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां से उसे यातना या गंभीर हानि का सामना करना पड़े। दूसरा, भारत वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? यह है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है A, यानी कि केवल 1। वर्ष 1951 का शरणार्थी सम्मेलन प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए बड़े पैमाने पर विस्थापन के बाद शरणार्थी अधिकारों के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है। वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन का एक प्रमुख सिद्धांत गैर प्रत्यावर्तन या गैर वापसी है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी को भी ऐसे देश में वापस ना भेजा जाए जहां उसे यातना, अमानवीय व्यवहार या अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ सकता है, चाहे उसकी प्रवासन स्थिति कुछ भी हो। अतः कथन 1 सही है। भारत वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन या वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। शरणार्थियों का प्रबंधन सामान्य आव्रजन कानूनों के तहत किया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, नई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSE नीति 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सभी रणनीतिक क्षेत्रों में केंद्रीय PSE को पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में रखा जाएगा और कोई निजीकरण नहीं होगा। दूसरा, नई PSE नीति 2021 के तहत उर्वरक क्षेत्र को गैर रणनीतिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? यह हैं A केवल 1, B केवल 2, C दोनों 1 और 2, D ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है B। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत केंद्रीय PSE को रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत करती है। रणनीतिक क्षेत्रों में सरकार केवल न्यूनतम सार्वजनिक उपक्रम उपस्थिति बनाए रखती है, जबकि शेष संस्थाओं को या तो निजीकरण, विलय, अन्य CPSE के साथ सहायक कंपनी बनाना या बंद कर दिया जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। गैर रणनीतिक क्षेत्रों में CPSE का निजीकरण किया जाएगा या अन्यथा इन्हें बंद किया जाएगा। नई PSE नीति 2021 के तहत उर्वरक क्षेत्र को गैर रणनीतिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे यह निजीकरण या बंद करने के लिए पात्र बन गया। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, चावल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत चावल का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दूसरा, चावल एक खरीफ फसल है जिसे उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तीसरा, चावल की खेती 5.5 से 6.5 pH वाली मिट्टी में सर्वाधिक उपयुक्त होती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3 और D कोई नहीं। सही जवाब है A केवल 1। चावल अधिकांश भारतीयों का मुख्य आहार है, जो कुल फसल क्षेत्र के लगभग 25% हिस्से में उगाया जाता है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तथा चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। अतः कथन 1 सही नहीं है। चावल एक खरीफ फसल है जिसे उच्च तापमान 25 डिग्री से ज्यादा, उच्च आर्द्रता 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा और पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है।
आदर्श तापमान दिन में लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और रात में 20 डिग्री सेल्सियस होता है तथा कुछ समय के लिए 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए अनुकूल है। अतः कथन 2 सही है। चावल 5.5 से 6.5 पीएच वाली अच्छी जल धारण क्षमता और जल निकासी वाली मिट्टी में सर्वाधिक अच्छा उगता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक तदर्थ समिति है जिसे किसी विशेष विषय या विधेयक की गहन समीक्षा के लिए संसद द्वारा स्थापित किया जाता है। दूसरा, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा की जाती है। इसमें सदस्यों की संख्या पर कोई निश्चित सीमा नहीं होती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है सी, एक और दो दोनों। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी एक तदर्थ समिति है जिसे किसी विशेष विषय या विधेयक की गहन समीक्षा करने के लिए संसद द्वारा स्थापित किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। यह समिति दोनों सदनों के सदस्यों और सत्ता पक्ष या विपक्षी दलों के सदस्यों से मिलकर बनती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा की जाती है जिसे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या पर कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता से अयोग्यता के आधारों को परिभाषित करता है? ए अनुच्छेद 100, बी अनुच्छेद 101, सी अनुच्छेद 102 और डी अनुच्छेद 103। इसका सही जवाब है सी, यानी कि अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्यवाही की शक्ति और कोरम से संबंधित है। अनुच्छेद 101 सीटों का रिक्त होना, अयोग्यता और संसद में द्वैध सदस्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 102 संसद सदस्य की अयोग्यता के आधारों को परिभाषित करता है, जिसमें लाभ का पद, दिवालियापन, अस्वस्थ मानसिक स्थिति और दल बदल प्रावधान शामिल हैं। अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय से संबंधित है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, विंडफॉल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह ऐसा कर है जो उन कंपनियों या व्यक्तियों पर लगाया जाता है जिन्हें बाहरी कारणों से अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, यह सामान्यतः तेल, गैस और खनन जैसे उद्योगों पर लगाया जाता है। तीसरा, कर दरों का पुनर्मूल्यांकन हर महीने अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी। विंडफॉल टैक्स ऐसा कर है जो उन कंपनियों या व्यक्तियों पर लगाया जाता है जिन्हें उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अप्रत्याशित अथवा अत्यधिक लाभ होता है। अतः कथन 1 सही है। यह प्रायः तेल, गैस और खनन जैसे उद्योगों पर लगाया जाता है। अतः कथन 2 सही है। इस कर का उद्देश्य कंपनियों के असाधारण लाभ का एक हिस्सा प्राप्त कर उसे सार्वजनिक हित में उपयोग करना है। कर दरों का पुनर्मूल्यांकन हर 2 सप्ताह में किया जाता है, जिसमें पिछले पखवाड़े की अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों को ध्यान में रखा जाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। चलिए अब एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। भारत में धान की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत विश्व में धान, चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक है। दूसरा, यह एक खरीफ फसल है जिसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में धान के प्रमुख उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।